Please subscribe the channel and press bell icon for notification. इतिहास में केवल दो ताकतें हुई हैं जिन्होंने ग्वादर के महत्व को पहचाना। पहला ब्रिटेन और फिर उसके बाद पाकिस्तान। ब्रिटेन की दिलचस्पी वाली बात तो अब पुरानी हो गई, क्योंकि उसका संबंध 19वीं सदी के पहले हिस्से से है। अरब सागर के तट पर स्थित इस क्षेत्र में पाकिस्तान की दिलचस्पी के दो कारण थे। पहला अर्थव्यवस्था और दूसरा एक मजबूत रक्षा कवच। इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के रास्ते में ग्वादर एक बड़ी दीवार की तरह रुकावट बनकर खड़ा था। इस दीवार को तभी तोड़ा जा सकता था जब इस क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाता। अपनी स्थापना के बाद पाकिस्तान अपने इतिहास में शायद सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। तस्करी ने इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय संसाधन तेजी से सिकुड़ते जा रहे थे। उस समय ग्वादर का यह पुराना और अविकसित बंदरगाह तस्करी के प्रमुख केंद्रों में से एक था। हालांकि यहाँ एक हवाई अड्डा भी मौजूद था, लेकिन इसके उपयोग की जरूरत कम ही पड़ती थी। पाकिस्तान सरकार ने विभिन्न समीक्षाओं का संकलन किया। उन समीक्षाओं के कुछ चुनिंदा अंश 25 सितंबर 1958 को पाकिस्तानी अखबार नवाए वक्त में प्रकाशित हुए थे। उस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अरब सागर के इस तट पर ग्वादर तक सड़क बनाने का इरादा किया, जो पाकिस्तानी जमीन का आखिरी हिस्सा है, जिससे देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ तस्करी पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन इस परियोजना के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ग्वादर के रूप में खड़ी थी, जिस पर पाकिस्तान का कोई नियंत्रण नहीं था। यही कारण था कि पाकिस्तान की सरकार ने 1949 में ही ग्वादर को हासिल करने के लिए गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की इन कोशिशों का समापन 1958 में हुआ, जब पाकिस्तान और ओमान के बीच एक निर्णायक वार्ता हुई। इस तरह उस समय का अविकसित बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान में ग्वादर के विलय की घोषणा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज खान नून ने संसद के सत्र के दौरान की थी। उन्होंने राष्ट्र को बताया था कि ओमान के सुल्तान आला हजरत सईद बिन तैमूर ने सद्भावना से इस क्षेत्र को पाकिस्तान को मुफ्त में सौंप दिया है। इस घोषणा को पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया और देश के सभी हिस्सों में रोशनी कर इसकी खुशियां मनाई गई। ओमान से ग्वादर का औपचारिक रूप से कब्जा लेने के लिए जब उस समय के संघीय सरकार के कैबिनेट सचिव आगा अब्दुल हमीद कराची से समुद्री रास्ते से होते हुए ग्वादर पहुंचे, तो स्थानीय आबादी बंदरगाह पर उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में नाविकों और मछुआरों ने गर्दन तक गहरे पानी में तैरते हुए क्रूज पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। पाकिस्तान में Subscribe the channel and press bell icon for notification. हर्षोल्लास की यह स्थिति अगले 2 सप्ताह यानी उस समय तक जारी रही जब तक विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम का 22 सितंबर 1958 का अंक प्रकाशित नहीं हुआ। उस अंक में कहा गया था कि पाकिस्तान को ग्वादर का कब्जा सद्भावना के रूप में मुफ्त में नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए एक अच्छी खासी कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए गए हैं। पत्रिका ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार ने सुल्तान को आश्वासन दिया है कि अगर इस क्षेत्र से तेल निकाला जाता है तो इसकी आय से कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसने देश में संकट की स्थिति पैदा कर दी। सरकार पर राष्ट्र को गलत जानकारी देने और उसे अंधेरे में रखने के आरोप लगाए गए। इस विकट स्थिति में सरकार कुछ दिनों तक चुप रही, लेकिन 24 सितंबर 1958 के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब मुजफ्फर कजलबाश ने इस मामले में एक पॉलिसी बयान के साथ अपनी चुप्पी तोड़ी। इससे टाइम पत्रिका की रिपोर्ट के साथ शुरू हुई बहस भी खत्म हो गई और इस मामले में एक नया पहलू भी जुड़ गया, यानी ग्वादर को हासिल करने के संबंध में भारत की दिलचस्पी सामने आई। उनके बयान का सार कुछ इस तरह था: यह सच है कि पाकिस्तान ने ग्वादर को हासिल करने के लिए रकम अदा की है। इसकी वजह यह थी कि ग्वादर में भारत की भी दिलचस्पी थी और भारत ने इसे हासिल करने के लिए ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना ज्यादा मुआवजे की पेशकश की थी। इसके लिए भारत ने कई देशों को अपना सहयोगी बनाने की कोशिश भी की, जो इस मामले में प्रभावशाली हो सकते थे। ग्वादर में भारत की दिलचस्पी कब और कैसे हुई, इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। इस कहानी की शुरुआत जनवरी 1947 से होती है।
ओमान के सुल्तान ने यह महसूस किया कि उनके देश में ग्वादर एक सुदूर और शुष्क इलाका है, जहां व्यवस्था बनाए रखना उनकी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसके लिए फारस की खाड़ी के रेजिडेंसी बहरीन ने भारत सरकार के सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें सुल्तान के इरादे के बारे में सूचना दी गई थी कि सुल्तान कलात रियासत में मौजूद ग्वादर को बेचना चाहते हैं। ग्वादर की ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट में जो अंश प्रकाशित हुए, उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि कलात रियासत कभी भी इस क्षेत्र की मालिक नहीं रही। ग्वादर में भारत की रुचि के 2 प्रमुख कारण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक रिपोर्ट से साफ होते हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार तस्करों का एक नेटवर्क कराची से ग्वादर तक सक्रिय था। ये पाकिस्तान से सोना, खाद्य पदार्थों और दूसरे कीमती सामानों की तस्करी विदेशों में करता था। अखबारों की रिपोर्टों के मुताबिक ग्वादर के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद ये गतिविधियां और भी तेज हो गईं। तस्करी में वृद्धि की खबरें उस समय सामने आईं जब ग्वादर के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद पाकिस्तान के पर्यटक और विदेशी सामान को सस्ते दामों में खरीदने के शौकीन लोगों का ग्वादर आना जाना बढ़ गया। उस समय कराची से ग्वादर तक की यात्रा समुद्र के रास्ते होती थी, जिसकी कीमत 23 रुपए थी, लेकिन उन दिनों यह बढ़कर 300 रुपए तक पहुंच गई थी। टाइम पत्रिका ने अपने सितंबर 1958 के अंक में 2 बातें कहीं। पहला यह है कि ग्वादर के लिए राशि का भुगतान किया गया था, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान इस जगह पर एक बड़ा एयरपोर्ट और बंदरगाह बनाने का इरादा रखता है। यह भविष्यवाणी लगभग आधी सदी के बाद पूरी होने वाली है, जिसे आने वाले समय की कुंजी माना जा रहा है। शायद इसी वजह से एक भारतीय लेखक कार्तिक नाम्बी ने दावा किया है कि ओमान के सुल्तान ने भारत के विभाजन के बाद भी ग्वादर की बिक्री के लिए भारत से संपर्क किया था, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सुल्तान ने पाकिस्तान से संपर्क कर लिया। इस प्रकार भारतीय नेतृत्व की अदूरदर्शिता ने भारत के भाग्य के सितारे को बुलंद करने का अवसर गंवा दिया। साथ ही इतिहास और भूगोल दोनों की धारा बदल गई।